हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत मज़े से होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटे इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे आज प्रश्नावली 10.3 के सॉल्यूशन की, और उससे पहले के लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन ख़त्म कर चुके हैं। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन देख लिया होगा उन्होंने बहुत सारे सवाल खुद से ही कर दिए होंगे, इक्का दुक्का सवाल उनके बचे होंगे, ज़्यादा कुछ कठिनाई वाले सवाल नहीं हैं, बहुत इजी ये पोर्शन है आपका वेक्टर अलजेब्रा वाला। तो सबसे पहले तो आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कोई समझ में नहीं सवाल आ रहा है, फिर इस लेक्चर की उपयोगिता आपके लिए है। अदरवाइज जितनी प्रैक्टिस खुद से करोगे उतना ही आपको लाभ होने वाला है, ठीक है। तो मैंने कुछ सवाल पहले से ही आपके इस बोर्ड पर लिख दिए हैं। पहला सवाल ये लिखा है और 5 क्वेश्चन इधर की तरफ और है, तो टोटल 6 क्वेश्चन एक साथ हम लोग करने वाले हैं। अब जो बातें हमने इंट्रोडक्शन में सीखी है उन्हीं को अप्लाई करना है, कोई अलग बात नहीं है। और इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें आपने नोट करी होंगी वो रजिस्टर सामने लेकर के बैठें और उनके आधार पर सवालों को करने की कोशिश करें। तो चलिए बात करते हैं, पहला सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी प्रश्नावली का कह रहा है कि दो सदिश ए और बी, दो सदिश हैं ए और बी के परिमाण क्रमशः √3 और 2 हैं, और ए डॉट बी, मतलब ए डॉट बी का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि वेक्टर ए यानी कि सदिश ए और सदिश बी की अदिश गुणा डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू √6 है, प्लस का √6 है। तो ए और बी के बीच का कोण हमको निकालना है, ठीक है ना। सब बातें हो चुकी हैं। हम लोगों ने आपको बताया था कि बीच का कोण निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो कॉस थीटा, ठीक है ना। अगर हमारे पास में दो वेक्टर इस तरीके से हैं बच्चों, ये वेक्टर हमारे पास में ए वेक्टर है कोई, ठीक है ना, ये ए वेक्टर है, और इससे एक थीटा कोण बनाता हुआ कोई दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है बच्चों। ये अगर थीटा आपको निकालना है, ठीक है, ये अगर थीटा निकालना तो हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है ना। वो फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं कि कॉस थीटा जो होगा वो बराबर होगा दोनों वेक्टरों की जो डॉट प्रोडक्ट होगी बटे ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण। इतनी बात आप लोगों को इंट्रोडक्शन से याद होगी कि कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बना भी कहाँ से है कि जब दो नॉन जीरो वेक्टर की हम लोग अदिश गुणा करते हैं, ए डॉट बी करते हैं, तो बच्चों हम लोगों को लिखना पड़ता है ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा जो है इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है, जिसको हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त दिशा में मापते हैं। ये बहुत खुल के बात हुई है। तो इस ही फॉर्मूले से हमने थोड़ा सा इधर उधर पहुंचा करके ये फॉर्मूला ड्राइव किया है, ये बनाया है फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर बच्चों इसको अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है उस बारे में बात करते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। उसने क्या, वेक्टर ए का परिमाण मतलब क्या है कि वेक्टर ए का परिमाण तो ऐसे लिखा जाएगा ना, √3 है, और भाई साहब कह रहे हैं वेक्टर बी का परिमाण जो है ऐसे लिखा जाएगा, परिमाण वो आपका बच्चों 2 है। परिमाण क्या है, सदिश सदिश क्या है, क्योंकि पूरा चैप्टर हम क्रमबद्ध तरीके से करा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें पढ़ के आए होंगे, सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपने पीछे के सारे लेक्चर लगातार देखे होंगे बच्चों तो सब बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोग थोड़ा सा ऐसे ही बस काम चलाने के चक्कर में पड़ रहे हो फिर कुछ नहीं समझ में आने वाला है, नंबर भी आपको काम चलाओ ही मिलने वाले हैं। तो साथ ही उसने कहा है ए डॉट बी यानी कि जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी की जो डॉट प्रोडक्ट है यानी कि अदिश गुणा है वो √6 है, ठीक है ना। तो यदि हम बात कर लें, यदि सदिश ए तथा बी के बीच कोण, अगर हम बीच कोण थीटा हो तो हम एक फॉर्मूला लगा लेंगे थीटा निकालने के लिए, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे ए का परिमाण और बी का परिमाण। तो बच्चों यहां पर सिर्फ आपको मान रखने हैं, ठीक है ना। ए डॉट बी का मान √6 है बटे
ए का परिमाण कितना है बच्चों, √3 है, और बी का परिमाण है 2। इसको थोड़ा सा सही करेंगे तो आपको एक अच्छा सुंदर आंसर मिलेगा। इसको हम √3 गुणा √2 लिख सकते हैं, √6 को। यहाँ पे √3 गुणे 2 है, ये इससे कट जाएगा। और 2 को भी हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2, ये कट जाएगा। तो बच्चों cos थीटा बराबर आ जाएगा 1/√2, या ये कहेंगे cos थीटा बराबर, cos में इस कोण किस कोण का मान है, ये 45 का, π/4 का मान है। तो यहाँ से आप देखोगे सर थीटा का मान π/4 आ जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी। एक नज़र ज़रा बना के रखेंगे आप लोग आंसर सीट पर भी, ठीक है, किस पर, आंसर सीट पर भी। और मैंने देख लिया आंसर सही है, ठीक है, ओके। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग बात करने वाले हैं। इसको आप नोट करना चाहते हैं तो एक झटके में फटाफट से पॉज करके नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कहने चाह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और कौन सा, यही है जो हमने भी किया है। 2 सदिश दिए हैं, देखो उसने दूसरे क्वेश्चन में अगर देखा जाए, यहाँ पे हम लोग हल कर रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन का हम हल कर रहे हैं। वो कह रहा है कि सदिशों, 2 सदिश दिए गए हैं बच्चों, i माइनस के 2j प्लस 3k और 3i प्लस के 2j प्लस के k, 3i माइनस के 2j प्लस के k के बीच का कोण निकालना है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको सही थोड़ा बना लेते हैं कि माना हम पहले सदिश को a कह देते हैं ताकि आपको फॉर्मूला लगाने में आसानी रहे। और वो हमारे पास है i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप। और b जो वेक्टर है बच्चों उसको हम कह देते हैं 3i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप, ठीक है। और इनके बीच का हमें कोण निकालना है कुछ इस तरीके से कि इनके बीच का कोण है ना, माना a बराबर ये, b बराबर ये के बीच कोण हम मान लेते हैं, के बीच कोण को हम लोग कोण थीटा है, हमने ये कंसीडर कर लिया कि कितना कोण है बच्चों, थीटा है, ठीक है। अब क्योंकि हमें cos थीटा वाला फॉर्मूला अगर हम लोग ध्यान दें अभी अभी इस्तेमाल किया है, वो बराबर होता है सदिश a डॉट b, a का परिमाण b का परिमाण। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, 3 चीजें निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले a डॉट b, फिर a का परिमाण और b का परिमाण। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं a डॉट b, a डॉट b। a डॉट b निकालना मैंने आपको सिखाया है लेक्चर नंबर 1 के अंदर ही, कि i कैप माइनस 2j कैप प्लस का 3k कैप, और बच्चों यहां डॉट लगाएंगे 3i कैप माइनस के 2j कैप प्लस के k कैप। और मैं पहले भी कह चुका हूं, पिछले कुछ एग्जांपल्स हमने करे हैं कि डॉट करते समय सिर्फ आप i के साथ कर लो, j के साथ कर लो, k के साथ कर लो, ठीक है। यही तो बताया था हमने, क्योंकि अगर आप i की गुणा j या k के साथ में करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि आपको पता i j k ये क्या है, ये अक्षों की दिशा में मात्रक सदिश हैं। और आपको पता है x y या z तीनों ही अक्ष परस्पर 90 डिग्री पर जो है झुके रहते हैं, तो परस्पर लंबवत होते हैं। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं बेटे कि i j k के बीच का भी, i j k के बीच का कोण भी 90 होगा, और अगर 90 होता है तो उनकी जो स्केलर प्रोडक्ट है, अदिश गुणा है, तो 0 होती है। तो अगर हम लोग बात करने जाएं सीधी सीधी कि हम लोग कैसे निकालेंगे a डॉट b, तो सीधा i के गुणांक से हम गुणा करने वाले हैं। देखो i का गुणांक यहां पर 1 है, तो 1 इंटू 3, एक ही कम 1 या 3, यानी कि 1 गुणे 3 ऐसा लिख लो, प्लस, देखते हैं प्लस आएगा क्या आएगा। j का गुणांक -2 है, तो और यहाँ पे -2 है, दोनों जगह -2 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा बेटे प्लस, और 2 दूनी हो जाएगा 4, यानी कि 2 गुणे 2 प्लस 3 ही कम 3, क्योंकि यहाँ k का गुणांक 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 ही कम 3। इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें बड़े आसानी से,
वेक्टर ए बराबर आ जाएगा 3 + 4 + 3 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 10। अब इस सूत्र को लगाने के लिए, ठीक है, इस सूत्र को लगाने के लिए बच्चों हमने ए डॉट बी तो निकाल लिया है, और अब हम निकालेंगे ए का परिमाण। चूंकि हमें पता है ए बराबर कितना है, i कैप -2 j कैप + 3 k कैप। इसीलिए हम एक बात कर सकते हैं कि ए का जो परिमाण है बच्चों, उसको हम निकालने का तरीका हमने पहली ही एक्सरसाइज में सीख लिया था। i के भाई का स्क्वायर, j के भाई का स्क्वायर, k के भाई का स्क्वायर। तो a का जो परिमाण है बच्चों आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 + 4 5 और 9, 5 और 9 हो गए 14, अंडर रूट 14। अंडर रूट कितना आ जाएगा बेटे? 14। ठीक। तथा एक बात और सुनो, हमें b बराबर दिया है कितना? 3i कैप है, 2j कैप है, प्लस का k कैप है। तो यहां पे अगर हम लोग b का भी परिमाण निकालने जाएं तो अंडर रूट में आ जाएगा 9 + 4 + 1, जैसे ऊपर किया है। यहां पर भी दोनों वेक्टरों की लंबाइयां सेम है, इसका मतलब अंडर रूट 14 ही आ जाएगा। ठीक है। तो अब रही बात इनके बीच के कोण की, तो फॉर्मूला आपको याद होगा ये वाला। ठीक है, तब हम लगा लेते हैं फॉर्मूला कौन सा? cos थीटा बराबर a डॉट बी अपॉन वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक। cos थीटा बराबर आ जाएगा a डॉट बी हमने निकाला कितना बच्चों? 10। कितना निकाला है? 10। 10 बटा कितने बटे? 10 बटे अंडर रूट 14 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 14। cos थीटा का मान सर आ जाएगा आपके पास में 10 बटे 14, 2 पंजे 10, 2 सते 14। तो यहां से थीटा को अगर आप दोगे तो आ जाएगा सर cos इनवर्स ऑफ 5 बटे 7। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 बटे 7। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है, इंट्रोडक्शन नंबर 2 का ये टॉपिक था जिसमें हम प्रक्षेपे की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अभी मैं समझाता हूं क्या है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई भी बात नहीं है टेंशन लेने वाली बच्चों। चलिए बेटा, तो हम लोग बात करते हैं, 2 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? प्रक्षेपे की बात हुई है ना? किसकी बात हुई है? प्रक्षेपे है। देखो उसने क्या कहा है कि तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ये हमने कर दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि सदिश है हमारे पास i + j पर सदिश i - j का प्रक्षेपे ज्ञात करो। तो हम लोग एक काम करते हैं, जो सदिश दिया है कि माना कर लेते हैं, माना। ठीक है, कि जो a वेक्टर है उसको हमने पहला वेक्टर कह दिया i + j, और माना a पर, हम इसलिए तो चाह रहे हैं a पर, ऐसे नहीं लिखते, थोड़ा सा इसको सही बना लेते हैं। पहले आपको मैं ट्रिक बताता हूं, उसके बाद क्वेश्चन करूँ। देखो हमने ये बताया था, नोट जो लिखवाया था, कि अगर कोई वेक्टर हमारे पास में यहां जैसे b वेक्टर है, ठीक है, और इस पर हमें इस a वेक्टर का प्रक्षेपे निकालना है, प्रोजेक्शन निकालनी है। ठीक है, इसकी छाया इस पर निकालनी है, कितनी छाया इसकी होगी, ये वाला कैलकुलेट करना है। तो हम लिखते थे कि सदिश a का सदिश b पर
प्रक्षेप प्रोजेक्शन वो होता था ए डॉट बी बटे जिस पर, यानी कि देखो किस पर है, बी पर है, किस पर है, बी पर है, जिस पे भी प्रोजेक्शन निकालते हैं, जिस पे भी प्रक्षेप निकालते हैं, प्रक्षेप निकालते हैं, प्रक्षेप हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसी के मापांक से हम भाग कर देते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इस क्वेश्चन में तीसरे क्वेश्चन की बात करें, हम लोगों को ये देखना है कि कौन सा ए है कौन सा बी है। हम लोगों को इस पर, तो इसको हम बी कह लेते हैं। माना हमने क्या कहा, बी हमने कह दिया आई प्लस जी, तथा दूसरा जो है आई माइनस जे का प्रक्षेप निकालना है, इसको हमने ए कह दिया, आई माइनस के जे, है ना, यही तो है। तो अब यही कंडीशन हम लोगों को लगानी है, यही फॉर्मूला लगाना है कि ए का, इसी का तो ए का बी पर प्रक्षेप निकालना, तो ये वाला फॉर्मूला काम में आने वाला है। तो इसको यूज करने के लिए बच्चों हम लोगों को क्या करना है, पहले ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, आई प्लस जे डॉट आई माइनस का जे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो बच्चों, सेम वही आई का गुणांक यहां पे 1 है, यहां भी 1 है, तो 1 ही कम 1, एक ही कम एक है ना, एक ही कम एक, प्लस माइनस माइनस एक ही कम एक, ये हो गया 0। कितना हो गया, 0। अब चूंकि हमें चाहिए बी का परिमाण चाहिए, बी का परिमाण, चूंकि बी हमें, चूंकि हमारे पास जो बी है बच्चों वो है कितना, आई प्लस जे। तो अगर मैं बी का, इसीलिए अगर मैं बी का परिमाण निकालूं तो अंडर रूट में आ जाएगा आई के भाई का स्क्वायर जे के भाई का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट आ जाएगा 2। अब इसी लाइन को यूज कर लेते हैं, सदिश ए का बी पर प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा, ए डॉट बी, ए डॉट बी हमने निकाल लिया है 0 बटे बी कितना है बच्चों, अंडर रूट 2, तो 0 ही आ गया, कोई प्रोजेक्शन नहीं है भैया, कोई प्रोजेक्शन नहीं है, कोई छाया नहीं पड़ेगी इस पर, क्योंकि देखो अब बात सुनो ध्यान से, चूंकि क्या हुआ कि ए डॉट बी जो है वो 0 हो गया, और हमने ये कहा था, इंट्रोडक्शन में बताई थी बातें, कि जब दो सदिशों का अदिश गुणन 0 हो जाएगा, यानी कि जब इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, तो दोनों सदिश एक दूसरे पर लंबवत हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सदिश जो है, ए सदिश बी पर किस तरह है, अगर ये बी सदिश है तो बच्चों ए सदिश बिल्कुल 90 डिग्री पर है, तो अब इसकी कोई शैडो यहां पड़ेगी ही नहीं, सीधी खड़ा है, सीधा खड़ा है ए वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 है। अब जैसे हम यहां पर बात करते कि इसकी शैडो ये पड़ेगी, जब ये लंबवत हो जाएगा तो शैडो बननी ही नहीं है, तो इसीलिए इसका हम देख रहे हैं सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप जो है, प्रोजेक्शन जो है वो 0 आया है। ठीक है ना, इतना क्लियर है आपको, आप लोगों को, बस ज्यादा कुछ बात नहीं करनी है, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में भी यही कलाकारी है बच्चों, 4 में भी सेम सूत्र इस्तेमाल होना है। उसने क्या कहा है कि अगर सदिश मेरे पास में ये है, सदिश ये का ये पर, इसका मतलब ये ए है ये बी है, तो हम लोग मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को करते समय कि जो ए है, माना जो हमारे पास में ए है बच्चों, वो आ जाएगा आई प्लस 3j प्लस 7k, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, और तथा जो b हमें दिया है बच्चों वो कितना दिया है, 7i माइनस j प्लस 8, 7i कैप माइनस j कैप प्लस का 8k कैप, और हमें ये कहा है कि इस a का b पर प्रोजेक्शन चाहिए, वही बात
इस ए का इस बी पे प्रोजेक्शन चाहिए, तो वही फॉर्मूला होगा प्रोजेक्शन निकालने का कि ए डॉट बी बटे बी का मापांक। प्रोजेक्शन ऐसे निकलती है। प्रोजेक्शन कैसे निकलती है? ऐसे तो निकलती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, सबसे पहले हम निकालेंगे ए डॉट बी। तो आई कैप 3j कैप 7k कैप, इसका स्केलर गुणा करनी है किसके साथ में, 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है, हम लोगों ने बहुत बार ये काम कर लिया है और अभी भी हम इसको थोड़ा सा जल्दबाजी में निपटाएंगे। आई का गुणांक 1 है, यहाँ पे 7 एकम 7 प्लस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ 3 एकम 3 क्योंकि गुणांकों की गुणा हो रही है सिर्फ। 7 तो 8 56, 7 तो 8 56, तो कैलकुलेट कर लो भैया। 56 और ये हो गए 7 हो गए 63 में से 3 घटाए 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। ए डॉट भी हमने निकाल लिया 60। अब प्रोजेक्शन के लिए हमें बी का मापांक चाहिए। और बी का मापांक, बी हमारे पास क्या है, आई के भाई का स्क्वायर 49, जे के भाई का स्क्वायर 1 और 64। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे 50 और 64 114। तो अब निकाल लो सदिश। हम लोगों को क्या निकालना है, ए का बी पर प्रोजेक्शन पर प्रक्षेप, फॉर्मूला ए डॉट बी अपॉन वेक्टर बी, ठीक है, का परिमाण। तो ए डॉट बी हमारा 60 अपॉन अंडर रूट 114। इसको आप जितना सॉल्व कर पाओ वो आपकी ताकत है, ठीक है ना। एक मिनट, ये जोड़ा मैंने सही नहीं किया। 50 और 64 कितना बनेगा, 50 और 64 114 ही बनेगा ना। 144 कैसे बन रहा है आंसर में, 144 दिया है इन्होंने, चेक कर लेते हैं यार। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं। एक 114 ही है यार, ठीक है ना, 114 ही है, वो गलत है पीछे, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो ये भी खत्म हो गया। नीचे क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या कह रहा है 5वें में, क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश की खास बात जानते हो क्या होती है? मात्रक सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण जो है वो 1 हो जाता है। तो मैं एक सदिश के परिमाण के बारे में बात कर लूंगा, बाकी आप लोग अपने आप से देख लेंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। नीचे वाली बात भले ही अलग है, तो मैं काम कर लेता हूं। 5वां क्वेश्चन के सबसे पहले मान लेते हैं, माना पहले वाले को मैं ए कह देता हूं। ए क्या है बच्चों, 1/7 और अंदर की तरफ लिखा है इन्होंने 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, बी क्या है हमारे पास, इस पे विचार कर लो। 1/7 3i कैप 6j कैप 2k कैप। ठीक है, और बच्चों सी एक तीसरा वेक्टर हम लोग जो ले रहे हैं उसको हम लोग 1/7 ये 6i कैप है ना, और 2j कैप माइनस 3 कैप प्लस के 2j कैप प्लस के माइनस का 3k कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, सबसे पहले तो ये दिखाना कि ये मात्रक सदिश है। तो सबसे पहले मात्रक सदिश दिखाने के लिए हम लोगों को इनके परिमाण निकालने होंगे, और परिमाण निकालेंगे तो उनके परिमाण बेटे 1 आ जाएगा, एक एक आ जाएगा, तो इस कह देंगे मात्रक सदिश है।
तो मैं एक कर देता हूँ, जैसे मैं निकालता हूँ ए का परिमाण, ए का परिमाण मैं निकालता हूँ। तो ए का परिमाण जब हम लोग निकालेंगे तो एक काम करो, पहले इसको सही कर लो थोड़ा सा। यह आ जाएगा 2/7 आई कैप, 3/7 जे कैप, 6/7 के कैप, ऐसे तो लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आई के भाई का स्क्वायर, 2/7 का स्क्वायर, 3/7 का स्क्वायर, 6/7 का स्क्वायर। आप देखोगे तो सर ये आ जाएगा 49, तो उसका एलसीएम ही आ जाएगा 4 + 9 + 36, और ये आ गया आपका अंडर रूट 49/49, एक आ गया। इसका मतलब ए जो है एक मात्रक सदिश है, लिख देंगे। अतः ए जो है, अतः जो सदिश हमें दिया गया था, सदिश ए एक मात्रक सदिश है। ऐसे ही बाकियों के भी साथ भी आप काम कर लोगे, ठीक है, मात्रक सदिश है, कर लोगे ना बच्चों। इसको भी आप पहले ऐसे लिख लोगे कि 3/7 आई कैप, 6/7 जे कैप, 2/7 के कैप। इसको लिख दोगे आप 6/7 आई कैप, 2/7 जे कैप, 3/7 के कैप, ठीक है। तो यानी कि पहली बात यह है कि जो पहला हिस्सा है इस सवाल का वो आप कर लोगे। नीचे आ जाओ, यह भी दर्शाइए कि सदिश परस्पर एक दूसरे पर लंब है। यानी कि हमें दिखाना कि वेक्टर ए जो है वो बी पर लंब है, ठीक है, और वेक्टर बी जो है वो सी पर लंब है, ठीक है ना। ये तो दिखाना एक दूसरे पर परस्पर लंब है। और एक चीज और दिखानी है हमें कि जो C है ना आपके पास में, C है, जो C है वेक्टर C जो है वो A पर लंब है, ये हम लोगों को दिखाना है, परस्पर लंब है तीनों। अगर हम ये चीज प्रूव करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें A.B जो है वो 0 दिखाना पड़ेगा। अगर BC को लंबवत दिखाना है तो हमें B.C जो है बच्चों 0 दिखाना पड़ेगा। और अगर हम C को A पर लंब दिखाना चाहते हैं तो C वेक्टर डॉट A वेक्टर जो है 0 दिखाना पड़ेगा। तो कहने की बात, आगे की कहानी ये है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं A.B। अब लिख लेते हैं, पहले हम A.B निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, A लिख लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। इसकी जो डॉट करनी है बच्चों किसके साथ करनी है, बी के साथ में। 3/7 आई कैप, 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। मतलब पहले मैं इसको प्रूव कर रहा हूं, है ना। और अगर ये 0 हो जाएगा तो ये बात दोनों तरफ से सत्य है। अगर A + B आपस में लंबवत हैं तो उनकी डॉट 0 हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये आपस में लंबवत हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो हम लोग इसी को देखते हैं क्या बनती है बात। डॉट करते समय में गुणांक की गुणा करनी है, सिर्फ आई का गुणांक। इसकी गुणांक इसमें करोगे 3 दूनी 6, 7 7 49। समझ में नहीं आई बात भैया। आई के भाई, आई की आई के साथ में गुणा होगी ना, फिर हम लोग करेंगे इसकी गुणा इसके साथ में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 3 6 18 बटे 7 7 49 प्लस 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 हो जाएगा 6 दूनी 12 बटे 49। अब ध्यान से देखो 49 तो उसका एलसीएम है ही है। 6 और 12 हो गया 18 और माइनस के 18, अब 0 आ गया। इसका मतलब चूंकि A.B बच्चों हमारा क्या है, 0 है। दिस इंप्लाइज A जो है
वो बी पर लंब हो जाएगा, ठीक है नहीं आपके पास में। तो हमने ये पहला हिस्सा प्रूव कर दिया है। अब बच्चों आपको दूसरा हिस्सा प्रूव जब करोगे आप क्या निकालोगे, बी डॉट सी निकालोगे, और भैया मेरे वो भी जीरो आ जाएगा, सी डॉट ए निकालोगे वो भी जीरो आ जाएगा, और जैसे हमने पहले हिस्से को लिखा है ऐसे ही आप बाकी हिस्सों को लिखोगे तो काम चल जाएगा आपका। ठीक है भैया, ओके। चलिए पांचवा क्वेश्चन भी हमने समाप्त कर दिया बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आप लोग इसको नोट करना चाहें तो आप एक बार पॉज करके नोट कर लें, ठीक है। चलिए छठे प्रश्न के अंदर क्या बातें हैं उसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि उसने कहा है कि छठा क्वेश्चन है कि अगर a प्लस बी दो वेक्टर हैं, उनको जोड़ने से भी वेक्टर ही मिलता है, इस वेक्टर की डॉट इन दोनों वेक्टरों के माइनस से यानी कि a माइनस बी से डॉट करें तो रिजल्ट आता है 8, तथा साथ में उसने कहा है कि वेक्टर a का जो परिमाण है वो b के परिमाण का 8 गुना है। तो हमें कह रहा है अलग अलग a का परिमाण निकाल दे, b का परिमाण निकाल दे। तो 2 मिनट की बात है, जैसे ही हम एक का किसी का परिमाण निकाल लेंगे तो दूसरा अपने आप ही निकल जाएगा। पहले इससे बात करते हैं, देखो आराम से, गुस्से से बात नहीं करनी, इससे बात करनी है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इनकी सिंपली जैसे हमने एग्जांपल्स के अंदर सिखाया था कि डॉट कर लेते हैं। पहले a की a के साथ में कि a डॉट a आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस a डॉट b आ जाएगा, प्लस 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 b डॉट a आ जाएगा, माइनस b डॉट b आ जाएगा, बराबर 8 आ जाएगा। इतना क्लियर है आप लोगों को? अब चूंकि a डॉट b और b डॉट a में कोई अंतर होता है क्या? क्रमविधि में कोई अंतर नहीं होता। ये नियम हमने बताया है कि आप इसको क्या लिखो, पहले समझो। इसको लिखो वेक्टर a का परिमाण का वर्ग। हमने ये बात इंट्रोडक्शन नंबर 2 के अंदर ये नोट लिखवाए थे कि अगर किसी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ में हो रही हो तो इसका मतलब उसके परिमाण का वर्ग हम लोग करने वाले हैं। a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस, इसको भी हम a वेक्टर डॉट b वेक्टर कह देंगे, और यहां पे भी हम लोग वेक्टर b के परिमाण का वर्ग बराबर आ जाएगा 8। तो बच्चों ये इससे कट जाएगा, चिन्ह विपरीत है। अब ध्यान से देखो, चूंकि हमें उसने कहा है कि वेक्टर a का परिमाण जो है वो देखो इसके बराबर है, तो अगर यहां मैं लिख लूं 8 वेक्टर b के परिमाण का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर b का परिमाण का स्क्वायर बराबर 8, सर ये हो जाएगा 64 वेक्टर b का परिमाण का वर्ग माइनस वेक्टर b के परिमाण का वर्ग बराबर 8। ठीक है, यहां से आप देखेंगे सर 63 आ जाएगा। 63 वेक्टर b के परिमाण का वर्ग बराबर हो जाएगा 8, या वेक्टर b के परिमाण का जो वर्ग है वो आ जाएगा 8/63। बड़ा गंदा सा आ रहा है यार, ठीक है, ये तो बड़ा गंदा सा आ रहा है, कोई बात नहीं। तो बेटे जब हम इसका ये निकालेंगे वेक्टर b का परिमाण, अंडर रूट में आ जाएगा 8, 8 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 63, 7 निम 63 होते हैं, 3 तिया 9 7 63। तो बच्चों वेक्टर b का जो परिमाण है वो आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 बटे 3 अंडर रूट 7। ठीक है, एक आंसर तो ये आ गया आपका। अब आप इसको आप अगर इक्वेशन 1 कह दोगे तो यहाँ पे समीकरण 1 से बात कर लेंगे, 1 से कि वेक्टर a का जो परिमाण है बराबर हो जाएगा 8 गुणे वेक्टर b का परिमाण, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 बटे 7 अंडर रूट 3 3 अंडर रूट 7, तो आ जाएगा 16 अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 7। ये आपके 2 आंसर मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो 6 क्वेश्चन हमने करे हैं आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा सा समय मुझे दो, फिर से एक बंडल बना के लाते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, फिर इकट्ठे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए।
चलिए बच्चों, बात करते हैं इस एक्सरसाइज के 7वें सवाल से। और बहुत आसान सवाल है ये, आप क्वेश्चन खुद भी कर सकते थे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कह रहा है कि मैं हल कर देता हूं, मैंने यहां लिखा है क्वेश्चन, तो हल कर देते हैं। कह रहा है कि 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर की डॉट करके दिखाओ कि वैल्यू क्या बनेगी 2a और प्लस 7b से। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, सिंपल जैसे हम करते हैं ऐसे ही करेंगे, आईजेके की फॉर्म में नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम लोग करेंगे 3a वेक्टर, देखो कैसे करना, 3 दूनी 6 लिखोगे और a डॉट a लिखोगे आप। फिर हम लोग करेंगे 3 सते 21 और a डॉट b। फिर करेंगे इसकी माइनस है ये यहाँ पे, तो माइनस प्लस माइनस 5 दूनी 10 b डॉट a, माइनस प्लस माइनस 7 पंजे 35 b डॉट b। ठीक, इसका मतलब क्या है, 6 वेक्टर a के परिमाण का वर्ग माइनस, बहुत सारे सवाल कर लिए, ए बी बी ए में कोई अंतर नहीं है, 21 ए बी में से जब 10 ए बी घटेगा तो 11 ए बी बचेगा प्लस का, और 35 वेक्टर बी के परिमाण का वर्ग। क्या करना था, चलो आगे बढ़ो, कुछ नहीं करना था, तो बेकार का सवाल था। चले, हो गया भाई। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि अच्छा दमदार सवाल है। दमदार नहीं है, इंपॉर्टेंट, इस तरीके के सवाल पेपर में आ जाते हैं कई बार। कह रहा है 8वें सवाल के अंदर बच्चों कि 2 सदिश a तथा b का परिमाण ज्ञात करना। मतलब मुझे क्या करना है, वेक्टर a का परिमाण और वेक्टर b का परिमाण मुझे ज्ञात करना है। इनके परिमाण समान है, इस बात को ध्यान दें, इनके परिमाण समान होने का मतलब क्या है कि वेक्टर a का परिमाण वेक्टर b का परिमाण बराबर है। चलो ये बात समझ में आ गई। और इनके बीच का जो एंगल है, मतलब अगर वेक्टर a इस तरफ हो गया, वेक्टर b इस तरफ हो गया, तो बच्चों इसके बीच का जो एंगल है, ये जो थीटा है, इस थीटा की वैल्यू दी है उसने 60 डिग्री, है ना। और साथ में अगर इनके बीच का कोण 60 इनका अदिश गुणनफल, साथ ही साथ कहा है कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है a डॉट b की जो वैल्यू है, बहुत कुछ दे दिया, और क्या चाहिए, 1/2। ठीक है ना। इनके परिमाण समान है, सपोज करो इनके परिमाण मैंने p के बराबर मान ली, कोई संख्या आ गई p, ठीक है ना, कोई संख्या हमने मान ली p, तो हमें p ज्ञात करना है, तो यहाँ पे एक शब्द लिखना चाहिए था मुझे, माना, ठीक है ना, आपके पास में ये p के बराबर है, ये 8वां सवाल है। तो अब बात सुनो, अब बात सुनो, हमें पता है a डॉट b बराबर किसके होता है बच्चों, वेक्टर a का परिमाण वेक्टर b का परिमाण और कॉस थीटा होता है। ये वैल्यू आपको 1/2 दी है, ये वैल्यू आपको निकालनी, जो कि हमने p मान ली है, ये भी हमने p मान ली है, दोनों बराबर है ना, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, और 1/2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर गुणे 1/2, 1/2 से 1/2 खत्म, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि p की वैल्यू आ जाएगी 1। इसका मतलब सदिश a का मापांक भी 1 है, सदिश b का मापांक भी 1 है। क्लियर है, दोनों के मापांक 1 है, यानी कि ये इकाई सदिश है। ऐसा भी हो सकता था वो एक लाइन कह देता कि सिद्ध करोगे ये मात्रक सदिश, ऐसा भी कह सकता था, लेकिन कहा नहीं है तो हमने इसको कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। चलते हैं 9th के पास, किसके, 9th। और 9th को तो मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि अभी अभी जो इंट्रोडक्शन हमने इससे पहला इंट्रोडक्शन करा है, आप लोग चाहे तो किताबें खोल के देख लो, एग्जाम्पल नंबर 18 है ये, दिस इज व्हाट, एग्जाम्पल नंबर 18, खत्म। ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कि भैया a की वैल्यू दी है, एक वेक्टर a दिया है भाई साहब, कि ये कह रहा है कि 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और b वेक्टर दिया है मेरे को उसने माइनस के i कैप प्लस के 2j कैप और बेटा प्लस के k कैप दिया है। c वेक्टर दिया है उसने
3i कैप प्लस का j कैप, और वो कह रहा है कि इस प्रकार है कि a प्लस लैम्डा बी, a प्लस लैम्डा बी, उसने कहा है a प्लस लैम्डा बी कोई भी एक सदिश बनेगा, उसको बनाऊंगा अभी मैं। a प्लस लैम्डा बी सी पर लंब है, यानी दोनों परस्पर लंबवत हैं, सी पर लंब है। इसका मतलब क्या है यार, इसका मतलब है कि a प्लस लैम्डा बी कि मैं डॉट अगर कर दूं सी के साथ में तो जीरो आ जाएगी। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, यहां पर लिखेंगे, अब पहले निकालते हैं a प्लस लैम्डा बी। मतलब ये हो गया, a की वैल्यू रखो 2i कैप 2j कैप प्लस के 3k कैप, ठीक है। और लैम्डा बी का मतलब इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हुए माइनस का लैम्डा आई कैप प्लस के 2 लैम्डा जे कैप प्लस के लैम्डा के कैप। बात समझ में आई आपको? क्या होगा अगर हम लोग आई कॉमन निकालेंगे, तो आई अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो क्या बचेगा, यहाँ 2 माइनस लैम्डा, समझे नहीं? इस वाले में से इस वाले में मैंने आई कॉमन निकाल लिया। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं जे कॉमन निकालूं, अंदर बचेगा 2 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, और यहाँ पे जाएगा 3 प्लस के लैम्डा और बाहर आ जाएगा के कैप। ये हमने एक वेक्टर तैयार कर लिया जो कि है a प्लस के लैम्डा बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया है a प्लस लैम्डा बी जो है वो लंब है सी पर, लंब है सी पर। इसका मतलब ये हुआ है ना, दिस इंप्लाइज ये हुआ कि a प्लस लैम्डा बी कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं सी के साथ में तो वो जीरो आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? जीरो। तो अब एक काम करना है, इसको जीरो दिखाना है ना, ठीक है। तो लैम्डा का मान निकालना है, इसको जीरो मान करके। अतः a प्लस लैम्डा बी डॉट सी को हम लोग जीरो लेके चलते हैं। इसकी वैल्यू रखिए क्या है, 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस टू लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा के कैप। इसकी हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, अदिश गुणा कर रहे हैं, किसके साथ में? सी के साथ में, जो कि है 3i कैप प्लस जे कैप। इसके अंदर के नहीं है तो आप लिख लो 0 इंटू के कैप बराबर 0। अदिश गुणा करते समय हमने सिखाया था कि गुणांकों की गुणा करनी है सिर्फ। आई का गुणांक यहाँ 2 माइनस लैम्डा, यहाँ 3 है, तो 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा, इधर जे का गुणांक ये है, इधर जे का गुणांक 1 है, इंटू 1 प्लस 3 प्लस लैम्डा, यहाँ पर के का गुणांक 3 प्लस लैम्डा, यहाँ पर 0 है, इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 ही हो गया। यह आ जाएगा 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो माइनस का लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा भैया माइनस के 8। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। इसमें इतना ज़्यादा समय लगाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं इसमें और कुछ कलाकारी आपको करके दिखाऊं। जो है वो है, जो करना था वो कर दिया, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर होना है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी है, 11 में नहीं 10 में 8 आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 11 में लिखते समय कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी है कुछ नहीं इसके अंदर, कंफ्यूज नहीं होना है बस आपको। क्या कह रहा है वो कि दर्शाइए कि दो शून्येतर नॉन जीरो, है ना, नॉन जीरो सदिशों ए और बी के लिए एक सदिश तो ये है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें सिद्ध करना है, यहां लिख देता हूं, सिद्ध करना है कि वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का परिमाण इंटू वेक्टर ए, ये तो एक सदिश है हमारा, कोमा, चाहो तो आप ब्रैकेट लगा लो ऐसे करके। दूसरा है वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी
माइनस वेक्टर बी का परिमाण वेक्टर ए लंब है, परस्पर लंब है, यानी कि एक दूसरे पर लंब है, परस्पर लंब है। तो अगर लंब है तब इनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का परिमाण वेक्टर ए की जो बच्चों डॉट होगी किसके साथ में, वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी का परिमाण वेक्टर ए के साथ में, वो जीरो होनी चाहिए, ठीक है ना, वो जीरो होनी चाहिए। तो जीरो होनी चाहिए, वो जीरो हमें दिखाना है, जीरो लेके नहीं चलेंगे ना, जीरो दिखाना है। एक बात ध्यान रखना है कि देखो जब किसी भी वेक्टर का परिमाण निकलता है तो जो वो होती है वो क्या होती है, एक अदिश राशि होती है भाई। अगर वेक्टर ये तो सदिश है, ये बात इस क्वेश्चन में दिमाग में रख लें। इसको आप क्या कह रहे हैं, सदिश कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, सदिश कह रहे हैं। तो चाहो तो अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा कंफ्यूजन से दूर करना है तो आप एक काम कर लो कि माना यहां पे आप कर लो कि माना कि वेक्टर ए को के परिमाण को हमने कह लिया p कह लो और वेक्टर b के परिमाण को आप बेटा क्या कह लो, q कह लो, ठीक है, नहीं क्लियर है आप लोगों को। तो उससे क्या होगा कि आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता दिखाई देगा कि p वेक्टर b प्लस q वेक्टर a डॉट p वेक्टर b माइनस q वेक्टर a, इनकी डॉट करो आप, इसकी डॉट इससे करेंगे तो आ जाएगा p स्क्वायर, भाई पहले अदिश की गुणा होगी p स्क्वायर, साथ में जाएगा वेक्टर b डॉट वेक्टर b माइनस p क्यू, भाई p क्यू वेक्टर b डॉट वेक्टर a, फिर इसकी इसमें करेंगे प्लस क्यू p वेक्टर a डॉट वेक्टर b, और इसकी इसमें करेंगे बच्चों तो माइनस का क्यू स्क्वायर वेक्टर a डॉट वेक्टर a। ध्यान से देखो, उसको लिखो p स्क्वायर, यह आ जाएगा वेक्टर b के परिमाण का वर्ग माइनस, आपको अगर कोई ऐतराज हो तो मैं इस पूरे पोर्शन को इससे काट दूं, क्योंकि देखो पी क्यू ए बी भाई ये दोनों चीजें कट जाएंगी ना, क्योंकि आपको पता क्रम विनिमय में नियम फॉलो होता है, ये दोनों कट जाएंगी। तो यहां आ जाएगा क्यू स्क्वायर वेक्टर ए का परिमाण। सर अभी अभी आपको बात बताइए, बी को हम क्या माना है, क्यू, तो यहां लिख देंगे हम लोग क्यू स्क्वायर, यह आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इसको भी आप जीरो कह देंगे, अतः या लिख दोगे जीरो आ गया ना, अतः इसका मतलब क्या है कि ये इस पर लंब है, इति सिद्धम, क्या लिख दो, इति सिद्धम। थोड़ा कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने ये सिंबल्स यूज करे हैं, आप भी कर लेना, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं बेटे अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है, जल्दी से निपटाते हैं इनको आज ही। चलिए बच्चों बात करते हैं इस एक्सरसाइज के 12वें 13वें 14वें और 15वें 16वें क्वेश्चन की। लगभग 2 क्वेश्चन और इसके बाद बचते हैं, वो बहुत इजी क्वेश्चन कराएंगे अभी। कह रहा है कि अगर देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल से इसको। कह रहा है कि यदि, ठीक है ना, छोटा सा क्वेश्चन है, यदि a डॉट a जो है वो 0 हो और a डॉट b 0 हो तो सदिश b के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। निष्कर्ष कुछ लोग डायरेक्ट निकाल देंगे, सर b जो है एक 0 वेक्टर है, गलत बात हो जाएगी, वो इतना छोटा काम नहीं करना है, आपको ध्यान से देखना है। पहले जो दिया है उसको बात करो, दिया है हमें, ध्यान से देखेंगे कि वेक्टर a डॉट वेक्टर a जो है वो 0 है। अब मेरे भाई एक बात सुनो, आप किसी वेक्टर की अपने आप से ही जो गुणा अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, क्या कोई वेक्टर अपने आप पे लंब हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर ही 0 होगा। उसको कैसे दिखाएंगे, देखो इसका मतलब वेक्टर a के परिमाण का होल स्क्वायर बराबर 0, या फिर वेक्टर a का जो परिमाण है बच्चों वो आ जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि वेक्टर a एक शून्य सदिश है। क्या सदिश है बेटा,
लेकिन हमें तो बात किससे करनी है, बात किससे करनी है, बी के बारे में बात करनी है। अब आ जाओ, अब हम बात करते हैं। देखो जो कंडीशन दी है, अब हमें कहा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है वो 0 है, हमेशा होगा, क्योंकि ए जो है वो शून्य सदिश है। ए क्या है बच्चों, शून्य सदिश है। यहां लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे सिर्फ, चूंकि सदिश ए एक शून्य सदिश है, अतः भाई शून्य सदिश से डॉट करोगे तो हमेशा 0 ही मिलेगा। अतः ए डॉट बी सदैव शून्य होगा, इसीलिए हम कह सकते हैं हम कि सदिश बी कोई भी सदिश हो सकता है। मतलब समझे नहीं भाई, आप मेरी बात सुनो, आप इस ए डॉट बी में बी का कुछ भी मान रखोगे 0 ही आएगा, क्योंकि ए जब 0 है तो इसका कोई वैल्यू रह ही नहीं बेचारेगी। ए कुछ भी हो सकता है, सॉरी बी कुछ भी हो सकता है, कोई भी सदिश हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इवन बी 0 भी हो सकता है, 0 के अलावा कोई भी सदिश है दुनिया में, जितने सदिश है यहां रखो, कोई भी मान ले सकता है। तो मैं लिख दिया इसके लिए बी कोई भी सदिश हो सकता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा, 12। बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की। और 13वें क्वेश्चन पे एक बात ध्यान रखनी है, इस पे सुपर इंपोर्टेंट लगाएंगे आप। क्या लगाएंगे, सुपर इंपोर्टेंट। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं मैं। उसने कहा है कि ए बी सी क्या है बच्चों, देखो ए बी सी 3 वेक्टर दिए हैं, मात्रक सदिश हैं। नंबर 13 सवाल में उसने कहा है, दिया है, ध्यान से देखेंगे, दिया है क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूं। वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर बी का मापांक, वेक्टर सी का मापांक, तीनों का मापांक बराबर होगा क्योंकि वो 1 होगा। मात्रक सदिश कहा ना उसने। और साथ ही हमें दिया है कि a प्लस बी प्लस सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 0 के बराबर है। तो मुझे ये कह रहा है कि ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए का मान निकालिए। हमें निकालना है मान किसका, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान हमें निकालना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है, ऐसा एक क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में भी आएगा। इस इक्वेशन को नंबर 1 कह देंगे और कहेंगे कि समीकरण 1 में सदिश ए से अदिश गुणा करने पर करो, यहां आ जाएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, क्लियर है, बराबर 0। 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आ जाएगा ना भाई। ए डॉट वेक्टर ए डॉट 0 करोगे तो 0 आ जाएगा। अब वेक्टर ए, इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए के मापांक का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट ए बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। अगर मैं ये कहूं कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी का जो मान है वो -1 है, इसको समीकरण नंबर 2 कह दो आप। इसी प्रकार हमें क्या करना, समीकरण जो 1 है उसमें इस बार ए से करा है, इस बार बी से कर लो। समीकरण 2 में बी से अदिश गुणा करने पर तो ये आ जाएगा सर, इसमें जब अदिश गुणा करेंगे बी से तो आ जाएगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट 0। तो यहां से आप देखो ए डॉट बी डॉट ए को हम ए डॉट बी ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जैसे यहां पे मैंने इसके मापांक का वर्क किया था, बाद में इसको क्या लिखा था मैंने यहाँ, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। थोड़ा डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया क्योंकि हमें पता है ए का मापांक 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो उधर जाकर -1,
तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम लोग इसकी जगह क्या लिखेंगे, -1, यहाँ लिखेंगे b के मापांक का वर्ग प्लस b डॉट सी। तो कहने की बात ये है, ये आ जाएगा हमारा b डॉट सी इज इक्वल टू भी -1 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। फिर समीकरण 1 में ही c से अदिश गुणा करेंगे, ठीक है। जब c से हम लोग अदिश गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, c डॉट a, c डॉट b प्लस c डॉट c और c डॉट 0। तो c डॉट a तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। c डॉट b को b डॉट c कर लो, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, उधर जाके -1 कर दो, इसको नंबर 4 कह दो। और आप एक काम करो, अब आंसर आ चुका है। समीकरण जो 2 है प्लस समीकरण 3 है प्लस समीकरण 4 को आप जोड़ दो, देखो क्या मिलता है। जब आप इस इक्वेशन को आपको जोड़ोगे, देखो ए बी यहाँ भी है और ए बी यहाँ भी है, तो 2ab हो जाएगा, 2a डॉट बी प्लस बी सी यहाँ भी है, बी सी यहाँ भी है, तो 2 बी डॉट सी प्लस सी ए यहाँ भी है, सी ए ऊपर भी था, तो आ जाएगा 2 सी डॉट ए इज इक्वल टू -1 हो जाएगा -3 के बराबर। 2 कॉमन निकाल लोगे तो a डॉट बी, b डॉट सी डॉट ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -3। जो 2 कॉमन निकलेगा उसको हम लोग बटे में ले जाएंगे। ये आपका आंसर आ गया। बड़ा इजी क्वेश्चन था और इसको इंपॉर्टेंट करना जरूरी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है। इसको रफ कर दूं 14 की तरफ। किसकी तरफ? 14। कह रहा है कि यदि वेक्टर ए, 14 क्वेश्चन पे आ जाओ, वेक्टर ए की वैल्यू, वेक्टर ए जो है वो 0 वेक्टर है, यानी कि इसका परिमाण 0 है, या फिर उसने कहा अथवा या बी वेक्टर 0 है। अच्छा ठीक है। और कह रहा है कि तब जो है उसने कहा है कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी जो है वो 0 होगा। बिल्कुल सही बात है, 0 होगा भाई। दोनों में से एक वेक्टर 0 हो जाएगा, उनका डॉट 0 होना ही होना है, ठीक है। ठीक है, उसने बात क्या कही उसको सही लिखता हूं मैं। उसने ये कहा है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर अथवा वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। इसका मतलब ये है कि इनकी डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगी। बात सही है उसकी, लेकिन ये कह रहा है परंतु विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। इसका विलोम मतलब ये है कि अगर हम इसका विलोम करें, विलोमता का मतलब कि अगर a डॉट बी जो है वो 0 है, अगर 2 वेक्टरों की गुणा 0 है, दिस इंप्लाइज वेक्टर ए भी 0 हो जाए अथवा वेक्टर बी भी 0 हो जाए। इसको मैं थोड़ा देखना है। नहीं, देखो अगर ये 0 है तो इसका इंप्लाइज क्या आएगा आपके सामने? इसका इंप्लाइज ये आएगा, जरूरी नहीं है कि दोनों 0 हो सकता है वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब हो जाए। भाई ऐसा भी तो हो सकता है वेक्टर ए वेक्टर बी पर लंब हो जाए, दोनों 0 ना होकर के परस्पर लंब होंगे तब भी तो उनकी डॉट 0 हो जाएगी। भाई ए डॉट बी 0 है तो इसका मतलब ये जरूरी थोड़ा ही कि दोनों में से कोई 0 हो जाए, नहीं हो सकता, दोनों परस्पर लंब भी तो हो सकते हैं, या नहीं? तो हम ये लिखेंगे, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर 0 हो तो ये आवश्यक नहीं है कि इधर वाली मात्रा कि वेक्टर ए 0 वेक्टर हो अथवा वेक्टर बी 0 वेक्टर हो।
वेक्टर ए वेक्टर बी परस्पर लंब भी हो सकते हैं, परस्पर लंब भी हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। भाई साहब कह रहे हैं उदाहरण दो, तो उदाहरण दे दो यार, क्या दिक्कत है। अगर सपोज कर लो, मैं सिंपल ले रहा हूं, बहुत सिंपल कर देता हूं, उदाहरण चाहिए उसको। मैंने आई कैप एक वेक्टर ले लिया और बी हमने ले लिया एक जे कैप वेक्टर ले लिया। अब अगर आप ए डॉट बी निकालोगे तो आई कैप डॉट जे कैप जो है वो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। वो हम बता चुके हैं, दोनों के बीच में 90, क्योंकि आई और जे परस्पर लंबवत होते हैं। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हो जहां पर जो आई कैप है वो भी 0 के बराबर नहीं है, तथा जो जे कैप है वो भी 0 के बराबर नहीं है। तो इतनी बात कह दोगे तो समझ में उसको आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो 15 नंबर पे चलते हैं बच्चों। किस पे चलते हैं? 15 नंबर पर। 15 करें, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष दिए हैं हमें, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष दिए हैं, तो जो ए शीर्ष है बच्चों वो दिया गया है 1, 2 -3। दूसरा बी जो शीर्ष दिया है वो दिया गया है -1, 0, 0। और जो तीसरा शीर्ष दिया गया है वो 0, 1, 2 दिया गया है। तो कह रहा है कि एंगल एबीसी ज्ञात करना है। एंगल क्या ज्ञात करना है? एबीसी। तो एबीसी का मतलब क्या है? अगर हम त्रिभुज एक बना लें और इसमें हम लोग कह दें कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। एबीसी ज्ञात करने का मतलब क्या है कि हमें एबीसी एंगल ये ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें क्या है कि वेक्टर बी ए और वेक्टर सी ए के बीच का कोण निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए का स्थिति सदिश लिखो। पहले स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, वो होगा ओ ए। और ओ ए को कैसे लिखा जाएगा? इसके हिसाब से आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के 3 के कैप। बी का स्थिति सदिश लिखो पहले, ओ बी हो जाएगा और वो आपके पास में हो जाएगा बच्चों माइनस का आई कैप, बाकी सब 0 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। 0 इंटू जे कैप और 0 इंटू के कैप। जो सी का स्थिति सदिश आ जाएगा ओ सी, वेक्टर ओ सी, तो आ जाएगा 0 इंटू आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के 2 के कैप। तो हमें करना क्या है? बेसिकली हमें करना क्या है, हमें वेक्टर बी ए और वेक्टर बी ए तथा बी सी के बीच कोण, है ना, या यहीं पे लिख लो ना, माना वेक्टर बी ए तथा बी सी के बीच कोण हमने क्या कहते हैं? थीटा। ये थीटा निकालना, थीटा, ये वाला थीटा निकालना। तो आपको पता है कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, कि बी ए डॉट बी सी बटे बी ए का परिमाण और बी सी का परिमाण। ये तो फॉर्मूला है जो हमने शुरू में बताया था। अगर इसको हम ए कहते, इसको बी कहते, तो वही बन जाएगा ना कि कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए का परिमाण और बट्टे बी का परिमाण। तो ये तो फॉर्मूला है, बस थोड़ा सिंबल बदल दिया है हमने आपके सामने, ठीक है ना। ओके, इसके लिए मुझे पहले बी ए निकालना पड़ेगा। अब हम क्या निकालेंगे बट्टो? बी ए निकालने के लिए आपको पता है, बी ए निकालेंगे तो हम ओ ए माइनस, यानी कि ए का स्थिति सदिश माइनस बी का सदिश, ओ ए माइनस ओ बी करेंगे। फिर हम निकालेंगे बच्चों, क्या निकाल लो पहले, ओ ए में से इसमें से ये घटाओ। जब इसमें से घटाएंगे तो 2 आई कैप आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे प्लस के 2 जे कैप, इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस के 3 के कैप। फिर आप निकाल लोगे इसका, क्योंकि मापांक भी चाहिए तो साथ साथ मापांक यानी कि परिमाण भी निकाल लो।
तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 9 कितना आ जाएगा, √17। ठीक है। फिर आपको चाहिए BC, आप निकालोगे BC, और BC निकालने के लिए आप निकालोगे OC माइनस OB। 10.2 का इस्तेमाल हो रहा है भैया, बहुत बढ़िया वाला। तो BC निकालना है ना, तो इसका मतलब है कि इसमें से ये घटाना है, तो इसमें से घटेगा तो प्लस का I ही बचेगा, यहां लिख लेते हैं। इसमें से ये घटेगा तो प्लस का J बचेगा, और इसमें से ये घटेगा तो टू के कैप। साथ साथ इसका भी मापांक निकाल लो, फिर आप एंगल निकाल लेना सीधा सीधा। अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 + 1 + 4 √6 आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए नहीं कि डॉट भी तो चाहिए कि BA वेक्टर की BC से डॉट भी तो चाहिए, तो डॉट कर लो। पहले BA लिखो, कहाँ है BA, हमने निकाला 2i कैप 2j कैप 3k कैप की डॉट हमें करनी पड़ेगी i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप से। तो आपके पास बच्चों आ कितना जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 माइनस 6, तो माइनस के 2 आ जाएगा। इनकी जो डॉट प्रोडक्ट आ गई दोनों वेक्टर्स की, वो आ गई माइनस का 2। तो निकाल, लगा दो फॉर्मूला के बीच कोण थीटा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, ये लिखा था मैंने कि BA डॉट BC बटे BA का परिमाण और BC का परिमाण। तो BA का परिमाण कितना निकाला अभी हमने, √17 गुणे BC का परिमाण कितना निकाला अभी, √6। अरे यार नहीं, इनकी डॉट कितनी निकाली, -2 अपॉन √17 गुणे √6, बड़ा भयानक सा आया। तो ये मेरे हिसाब से तो बेटे आ जाएगा, थीटा का वैल्यू आ जाएगा cos इनवर्स अंडर रूट के अंदर -2 बटे √17 × 102। तो ये कुछ इस तरीके से आंसर बनने वाला है इसका। देखें जरा यार, 15वां सवाल ना, cos इनवर्स 10 बटे आया, तो हमने यहाँ पे मिस्टेक कुछ करी है, माइनस, ये माइनस में आएगा क्या, BC निकाला, जहाँ हमने BC को देखो, BC क्या निकाला, BC निकाला हमने OC माइनस दिस करेंगे तो प्लस का I, दिस माइनस दिस करेंगे प्लस का J, दिस माइनस दिस करेंगे प्लस का 2K। ठीक है, इस जरा इसको देखो आप, BA को देखो पहले, BA सही निकाला नहीं निकाला, BA जब निकाला, जब इसमें से घटाएंगे तो 2i कैप, इसमें से 2j कैप, इसमें से घटाएंगे तो माइनस का k कैप। कहीं नोट करने में तो नहीं हमने गड़बड़ कर दी क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15। तो 15 में माइनस कहाँ है यार, यहाँ ये प्लस ही है, कहाँ से माइनस देख लिया मैंने, तो ये प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा फिर, और अगर यहाँ प्लस रहेगा तो बच्चों प्लस यहाँ भी आएगा, और फिर इस पर तो फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस यहाँ भी आएगा, और यहाँ पे 3 दूनी 6 प्लस का, तो यहाँ पे 10 आएगा प्लस का, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10 बटा √102। ठीक है, चलिए अब 16 नंबर सवाल की बात करते हैं। और 16 नंबर सवाल के अंदर बेटे एक काम करना है आपको, मैंने इसको बहुत डिटेल से इंट्रोडक्शन के अंदर समझाया था आपको। चलो 16 की बात करते हैं, करा देते हैं 16 फिर भी। सोलह के अंदर क्या है कि 16 के अंदर हमें कहा गया है कि बिंदु दिए हैं, जैसे हमें A पॉइंट दिया है 1,2,7, B पॉइंट दिया है 2,6,3, C पॉइंट दिया है 3,10, -1। तो सीधी बात है, पहले इनके स्थिति से लिखो, तो OA क्या बनेगा, I कैप प्लस 2J कैप प्लस 7K कैप, क्लियर है। OB कितना बन जाएगा, OB B का स्थिति बन जाएगा 2i कैप 6j कैप और फिर 3k कैप, और आप OC निकाल लो, OC आ जाएगा 3i कैप
और 10 जे कैप माइनस का के कैप, केवल के कैप। ठीक है, ओके। तो अब अगर हम इसको वो दिखाना चाहते हैं संरेख, तो हम तीन चीजें निकालेंगे। पहले निकालेंगे ए बी और फिर उसका परिमाण, फिर निकालेंगे बी सी, बी सी का परिमाण, फिर निकालेंगे सी ए और सी ए का परिमाण। और हम लोगों ने त्रिभुज नियम के हिसाब से बताया था, त्रिभुज समीका जो हमने एग्जाम्पल नंबर 19 के आसपास हमने पढ़ा था, कि अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, अरे नहीं, इनमें से सबसे बड़ी भुजा, ये भी बड़ी हो सकती है, ये भी, इन दो तीनों में जो सबसे बड़ी होगी वो अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर आ जाती है, तो हम लोग कह देंगे संरेख है सर। ऐसा क्यों है, इसको डिटेल से मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझाया था। जो दूसरा इंट्रोडक्शन है उसमें जब ये एग्जाम्पल हमने कौन सा किया था बच्चों, 21वां किया था, तो वहां पर 20वें एग्जाम्पल के साथ ही सारी बातें हमने कर ली थी। तो ए भी निकालेंगे तो आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, जो कि हमारे पास आ जाएगा ओ बी माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे तो आई कैप, इसमें से इसको घटाएंगे माइनस का 4 जे कैप, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 4 जे कैप। ठीक है भाई, इसमें से घटाया तो आई कैप, इसमें से घटाया तो प्लस का 4 जे कैप, और ये माइनस का इतना। इसका परिमाण निकाल लो, 1 + 16 + 16 √33 आ गया। बीसी निकाल लो, वो होगा, बीसी निकालने के लिए ओसी माइनस ओबी, इसमें से इसको घटाएंगे तो आई कैप, इसमें से घटाएंगे 4 जे कैप, इसमें से घटाएंगे -4 के कैप। इसका मतलब इसका भी जो परिमाण है मुझे लग रहा सेम ही आ गया, 1 + 16 + 16, इसका मतलब √33। सी ए निकाल लो, सी ए होगा ओ ए माइनस ओ सी। ठीक है बच्चों, ओ ए माइनस ओ सी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ओ ए माइनस ओ सी, तो इसमें से इसको घटाना है तो माइनस का 2 आई कैप, इसमें से घटाए, इसमें से घटाएंगे 8 जे कैप, इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस का 8 के कैप। परिमाण निकाल लो, 4 + 64 + 64, मतलब आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 128 और 4 132, कितना आ जाएगा 132। और अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं बेटे 33 × 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 4 × 12, हाँ ठीक है ना। तो 4 का मतलब 2 × 2 लिखेंगे इसको, तो 2 √33 आ जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हैं, चूंकि जो सी ए है ना, सी ए का जो वो है वो बराबर है किसके, ए बी का जो मापांक हमने निकाला है परिमाण, और जो बी सी का परिमाण निकाला है, देख लो ना, आप खुद ही देख लो, 2 √33 जो है वो बराबर होगा √33 + √33 के, है ना। अतः लिख देंगे, अतः ए बी सी संरेख है। अधिक जानकारी के लिए एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन वाला देख लें भाई, क्योंकि ये बहुत तेजी से मैंने क्वेश्चन कवर किया है, तो करना ही है तेजी से भाई, सॉल्यूशन जो चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम इंट्रोडक्शन में क्लियर कर देते हैं भाई, यहाँ तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए सर। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के 17वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 17वें क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है उसने, जरा हम करते हैं, पूरा बोर्ड एक बार रफ करते हैं। केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं, बड़े छोटे छोटे से। 17 क्वेश्चन पे देखो, नजर मारो। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 नंबर पे क्या कहा है कि सदिश दिए गए हैं, सदिश मान का मैंने पहले सदिश को ए कह दिया, और वो कहा है 2i कैप -j कैप प्लस के कैप, है ना। दूसरा सदिश बी मान लिया मैंने अपनी तरफ से ही, और i कैप 3j कैप 5k कैप, और दूसरा हमें कहा गया सी, हम सी कह देते हैं तीसरे वाले को, कि 3i कैप -4j कैप और 4k कैप।
ठीक है, ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं ये तीनों के तीनों। देखो सीधी बात है, समकोण त्रिभुज की रचना अगर करेंगे तो सीधी सी बात है, किन्हीं दो वेक्टरों के बीच का एंगल 90 होगा। वो कोई भी हो सकते हैं, ए बी भी हो सकता है, बी सी भी हो सकता है, सी ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमको देखना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं ए डॉट बी निकाल लेते हैं, बी डॉट सी निकाल लेते हैं और सी डॉट ए निकाल लेते हैं। इनमें से अगर एक भी जीरो आ गया इसका मतलब वो परस्पर लंब हो जाएंगे, और परस्पर लंब होने का मतलब ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे, सीधी सी बात है। तो हम लोग बात कर लेते हैं ए डॉट बी की। तो ए डॉट बी करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस 3 प्लस का 3 और माइनस के 5, ये तो यही जीरो हो गया। इसका मतलब अगर ये एक वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। बात ही नहीं करनी नीचे वालों की, जीरो है। लिखेंगे चूंकि ए डॉट बी जो है वो जीरो है, दिस इंप्लाइज वेक्टर ए जो है वेक्टर बी पर लंब है। अतः सदिश जो हमारे पास में है, सदिश ए कोमा बी तथा सी, ठीक, तथा सी समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, इतनी सी बात थी, ठीक है ना। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि दो शून्यता सदिश ए का परिमाण ए है, लैम्डा शून्यता सदिश है, तो लैम्डा ए एक मात्रक सदिश है यदि, देखो मैं एक बार इसको लिख दूं, मैं इस बार एक बार इसको लिख देता हूं। अरे ऐसे हो जाए, क्या लिखना, लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, इसको ऐसे ही कर देते हैं। तो 18 नंबर सवाल की बात हम करने जा रहे हैं, ठीक है, 18 नंबर सवाल की हम बात करने जा रहे हैं। तो ठीक है, 18 नंबर सवाल की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक। चलिए, तो भैया 18 नंबर की बात अगर हम लोग करें तो उसने कहा है कि एक नॉन जीरो वेक्टर है, वेक्टर ए, इसका जो परिमाण है वो तो ए के बराबर है, और लैम्डा एक शून्य अदिश है। लैम्डा जो है वो एक नॉन जीरो, ये एक अदिश है, ठीक है। उसने कहा है कि लैम्डा ए जो है एक मात्रक सदिश है। ये क्या है, एक मात्रक सदिश है, एक मात्रक सदिश है। और मात्रक सदिश का मतलब क्या समझते हो आप, कि लैम्डा ए का जो मापांक होगा वो कितना होगा, 1 होगा। इसको क्या लिखेंगे हम, लैम्डा को बाहर निकालेंगे, लैम्डा तो अदिश है, ए का मापांक बराबर 1, और लैम्डा ए का मापांक कितना दिया है, ए दिया है, तो लैम्डा ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, ठीक है, मेरे हिसाब से लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। किस तरीके से लिखें इसको, ऐसा लिख सकते हैं ना, जब हम इसको अलग अलग करेंगे, इसको ए लिख लेंगे और बराबर 1 बटे लैम्डा ए का मापांक। कौन सा ऑप्शन सही है भाई इसका, देख लो, लास्ट वाला, मेरे हिसाब से तो लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही है, डी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन डी क्या है इसका सही है। तो हम लोगों ने बहुत तेजी से बात के क्वेश्चन किए हैं, मुझे भी लग रहा है तेजी में थोड़ा सा काम गड़बड़ भी, मतलब लिखने का थोड़ा तरीका बदलता है, बाकी तो मेथड आपको समझ में आ ही गया है। जब हम क्वेश्चन तेजी से करते हैं तो थोड़ा लिखने में कंजूसी कर जाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब अगली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में आपसे मुलाकात होगी। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोग खुद से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, अन्य किताबों में भी कुछ सवाल मिले तो उनको भी देखें। धन्यवाद।